आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 25 मार्च, शाम ढल चुकी है और ये वक्त होता है आज तक रेडियो के शाम की न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर का। तो मैं अमन गुप्ता हर रोज़ की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ खास खबरें, जिनमें से कुछ पर ठहर कर बात करेंगे। तो आज विस्तार से जिन खबरों पर बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहली खबर है असम और बंगाल चुनाव को लेकर। यहाँ पहले फेज़ के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। तो जानेंगे दोनों ही जगह पहले फेज़ की कौन सी सीटें इंपॉर्टेंट हैं और क्या मुद्दे और क्या फैक्टर्स इस चरण के लिए मायने रखेंगे। इसके बाद होगी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की बात, जिसमें महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिए उसने सरकार से कहा है और 2 महीने की मोहलत इसके लिए दी गई है। तो पूरा मामला तो बताएंगे ही, साथ ही कोर्ट ने समाज के ढांचे पर भी सवाल उठाया है। कहा है ये समाज पुरुषों ने पुरुषों के लिए बनाया है, तो इसके मायने क्या हैं ये भी समझेंगे। और कोरोना के मामले साल भर बाद फिर 50,000 के पार हो गए हैं देश में, लेकिन पिछले 1 साल में ये कोरोना दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी खा गया है। अमेरिका जैसे देश में जहां पर लोगों के लिए मोटे मोटे राहत पैकेज भी आए ताकि लोगों की नौकरी ना जाए, लेकिन फिर भी गई। और अब वहां से ये खबर है कि वहां कुछ अरबपतियों की आय कोरोना के बीच में बेतहाशा बढ़ी है। तो ये कैसे हुआ कि एक तरफ तो लोगों की नौकरी चली गई, दूसरी तरफ कुछ लोगों की आय बढ़ गई। अब वहां टैक्स फाइलिंग भी कम हो रही है। तो इससे जो बाइडन के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। और आखिर में बात होगी इजिप्ट की सुएज नहर की, जहां पर एवर गिवन नाम का एक जहाज फंस गया है, 2 दिन से फंसा है। तो इससे आर्थिक मोर्चे पर किस तरह के नुकसान हो रहे हैं और इसी बहाने सुएज नहर के इतिहास के बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन पहले हेडलाइन सुनिए श्रुतिका से। श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। ये हमला लावापोरा इलाके में हुआ। हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देने पर अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव करने के लिए सेना की आलोचना की। कोर्ट ने 2 महीने में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए कहा है। एंटीलिया केस में सचिन वाझे की रिमांड को बढ़ाने की मांग करते हुए एनआईए ने कोर्ट में कहा कि वाझे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। स्पेशल कोर्ट ने सचिन वाझे की रिमांड 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। भारत में करीब 5 महीने के बाद एक दिन में 50,000 से अधिक कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने लंदन में एक मकान रिकॉर्ड किराए करीब 50 लाख रुपए हर हफ्ते पर लिया है। इस डील से सेंट्रल लंदन के लग्जरी मार्केट को तेजी मिलेगी, जो ब्रेक्जिट और कोविड महामारी की वजह से प्रभावित रहा है। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन अमेरिका में हुए नए ट्रायल्स में बीमारी रोकने में 76% तक प्रभावी पाई गई है। ये प्रतिशत कंपनी के पिछले डेटा से कम है। कुछ दिनों पहले ही एस्ट्राजेनेका पर ट्रायल्स के नतीजों में पुराने आंकड़े दिखाने का आरोप लगा था। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि अगर तालिबान सीज फायर का ऐलान करने और चुनाव में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है तो वह चुनाव कराने और नई सरकार को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। साथ ही अफगानिस्तान ने अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका अहम बताई। तो घड़ी बेहद नज़दीक आ गई है पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों की। परसों यानी 27 मार्च को दोनों जगह पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जो शाम 5 बजे थम गया। चुनाव प्रचार थमने से पहले भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, सभी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और आखिरी कोशिश की कि वोटर्स को लुभा सकें। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने आज बांकुरा, सलतोरा, झारग्राम और रायपुर में रोड शो किया और एक तरह से भाजपा की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश की। बहुत कॉन्फिडेंट, आई सेड यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी 3 जगह रैली की और अमित शाह भी पुरलिया, झारग्राम, तमलुक और विष्णुपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए वन उपजों का समर्थन मूल्य देने से लेकर मुफ्त शिक्षा तक का वादा किया। आप मोदी जी की सरकार बना दो, सारी आदिवासी बच्चियों के फीस को डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, हम माफ कर सबको मुफ्त में शिक्षा देने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी ने साउथ 24 परगना और मिदनापुर के इलाके में रैली की
और इस वक्त देखा गया कि उन्होंने चंडी पाठ करके हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश की। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री शासदा नमोस्तुते ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मोक्ष देवी नारायणी नमोस्तुते ओम महादेव। नेताओं ने पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जान झोंक दी। 27 तारीख को बंगाल की 30 सीटों पर मतदान होने हैं और असम की 47 सीटों पर। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। पहले फेज की सीटों का भी उन्होंने दौरा किया है। तो बंगाल में पहले चरण में कौन सी सीट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्या मुद्दे हैं इन सीटों के लिए जो मायने रखते हैं, ये पूछा हमने आज तक रेडियो के रिपोर्टर प्रशांत मुखर्जी से। पहले चरण के चुनाव में जंगल महल के इलाकों की सीटों में चुनाव होने वाला है। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की कुछ सीटों में भी चुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पहले चरण में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम ये तीनों वो ज़िले हैं जहां पर बीजेपी चारों लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। इसके अलावा बीजेपी ने इस इलाके में विधानसभाओं में बड़ी बढ़त दर्ज की थी। अगर मैं पुरुलिया को छोड़ दूं तो बाकी दोनों सीटों में ही दोनों लोकसभा सीटों को अगर विधानसभा में विभाजित करके देखें तो बीजेपी ने काफ़ी बढ़त हासिल की थी। पुरुलिया एक बीजेपी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन गया है, क्योंकि मानबाजार की जो सीट है जहां टीएमसी की मंत्री रहीं राज्य में संध्या रानी टुडू उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बाघमुंडी वो सीट है जहां पर बीजेपी ने आजसू जो उनके पार्टनर हैं इस चुनाव में उनको वो सीट छोड़ दी है आजसू के लिए, तो उस सीट में थोड़ा कन्फ्यूजन बन रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन से इसके थोड़े से डायनामिक्स बदल जाते हैं, तो जंगल महल के इलाके में भी जो महतो वोटर्स हैं, जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पुरुलिया और झारग्राम दोनों ज़िले में, उनके लिए उनके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कुछ कोशिश की गई है तृणमूल द्वारा उनको एसटी स्टेटस देने को लेकर। तो कुल मिलाकर इन ज़िलों में ये जो सीटें हैं ये बहुत अहम होने वाली हैं, लेकिन इससे भी अहम होंगी पूर्वी मिदनापुर की वो सीटें, जैसे कि रामनगर, कांथी दक्षिण, जो शुभेंदु अधिकारी की पारिवारिक सीट रही है। अब तो वो नंदीग्राम जा चुके हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, और शुभेंदु अधिकारी दोनों वहाँ से विधायक रह चुके हैं। कांथी दक्षिण जो पहले कांटाई होता था, बाद में वो सीट विभाजित हो गई डिलिमिटेशन के बाद। तो ऐसे में ये जो सीटें हैं पूर्वी मेदिनीपुर की सीटें, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी कि यहाँ पर बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि बीजेपी को अगर सरकार बनाना है तो उन्होंने जंगल महल में अपने प्रदर्शन को बनाए रखना होगा, साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर की ये जो सीटें हैं इनमें बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा या फिर जीतना होगा, अगर मैं सिंपली कहूँ तो। अच्छा प्रशांत, पहले फेज में आदिवासी गेम चेंजर साबित होंगे। अमित शाह ने भी उन्हें खूब साधने की कोशिश की। आपने दौरा किया है इन इलाकों का, क्या लग रहा है, क्या है आदिवासी समुदाय का रुख? देखिए, आदिवासी इलाके बीजेपी के लिए 2019 में गेम चेंजर ज़रूर साबित हुए थे। सिर्फ जंगल महल के ही आदिवासी इलाके नहीं जो फर्स्ट फेज़ में आ रहे हैं, इसके अलावा जो और आदिवासी इलाके हैं जो नॉर्थ बंगाल में है, वहाँ भी गेम चेंजर साबित हुए थे, मालदा में भी गेम चेंजर साबित हुए थे। अगर बात मैं पहले चरण के चुनाव की करूँ तो आदिवासी इलाकों में कुछ कन्फ्यूजन देखने को मिला। जैसे अमित शाह की रैली एक जगह कैंसिल हुई, उसके कई सारे कारण बताए गए। भले आधिकारिक बयान तो उनकी तरफ से यह आया कि हेलीकॉप्टर में दिक्कत थी, लेकिन इलाके में ऐसी खबरें चल रही थी और ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। जेपी नड्डा की एक रैली वहां कैंसिल हुई थी। तो ऐसे में आदिवासियों में क्या कोई कंफ्यूजन बन गया है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हमारी बात करें, मैं अपनी बात करूं और हमारी कवरेज की बात करें, तो जब मैं इलाकों में गया हूं तो मुझे देखने को मिला है कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी के लिए समर्थन तो बना हुआ है। कुछ एक का दुक्का सीटों को अगर छोड़ दें तो समर्थन उनके साथ दिख रहा है। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि दोनों ही पार्टियों ने, अगर हम बात करें तृणमूल और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की है। अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने जय जोहार की स्कीम शुरू की, जहां ओल्ड एज पेंशन को 400 रुपये, नेशनल ओल्ड एज पेंशन जो 400 रुपये हुआ करता था उससे बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया। स्पेशल डेवलपमेंट बॉडीज़ की बात की है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपना 2019 का प्रदर्शन दोहराने में अगर कामयाब होते हैं तो ही मतलब वो जीत दर्ज कर पाएंगे चुनावों में। ऐसे में गेम चेंजर तो बिल्कुल होने वाला है ये चुनाव, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर एक ज़माने में लेफ्ट बहुत मजबूत होती थी, तो विधानसभा चुनावों के अंदर लेफ्ट का भी रोल थोड़ा बहुत बन आता है।
ऑफ कोर्स ये आदिवासी इलाकों पर सबका ध्यान होने वाला है। कैसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पर सभी पार्टियां, उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि कुछ सीटों में लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है। तो ये थे बंगाल से हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी। और अब चलते हैं असम। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। आज कामरूप जिले के पलासबाड़ी में वो थे। यहाँ पे उन्होंने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर और राहुल गांधी का एक अलग ही फुल फॉर्म बताया है। वो सुनिए, फिर आगे की बात। तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा। जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं, क्या इनको हक है? तो हमारे साथी निखिल वाट हैं जो असम में हैं। मैंने उनसे पूछा कि पहले चरण की किन सीटों पर निगाह है इस बार जो मायने रखती हैं। अपर असम का इलाका असम के हर विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पे 47 सीटें हैं और टी ट्राइब्स यहाँ पे बसती हैं, जिनके वोटिंग पैटर्न को लेकर के अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय जाहिर करते रहते हैं। उन्हें डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ माना जाता है। माजुली सीट यहाँ पे है जहाँ से सीएम सर्बानंद सोनोवाल कंटेस्ट कर रहे हैं, सर्विंग सीएम। फिर टीकाबोर सीट है जहाँ से तरुण गोगोई साहब MLA होते थे, उनके देहांत के पहले तक के, जो पिछले साल हुआ 2020 में। फिर हाल के दिनों में आप देखेंगे कि अपर असम में anti-CAA सेंटिमेंट खूब देखा गया। साल भर पहले यहाँ पे बहुत भारी प्रदर्शन हुए थे और उन प्रदर्शनों से निकल करके आई 2 पार्टियां, रायजोर दल और असम जातीय परिषद। तो इनके जो अध्यक्ष हैं अखिल गोगोई और ल्यूरिन ज्योति गोगोई, ये दोनों भी आपको अपर असम से ही कंटेस्ट करते हुए दिखेंगे। ल्यूरिन ज्योति जयजान और नाहरकटिया सीट से, अखिल कंटेस्ट कर रहे हैं शिवसागर सीट से। ये बड़ी सीटें हो गई जहां पे आप जहां के नतीजों में मेन लाइन को भी बहुत दिलचस्पी होगी। अच्छा निखिल, मुद्दे भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं इन पहली चरण की सीटों के लिए। मुद्दों पे आते हैं तो यहाँ पे अपर असम के इलाके में कनेक्टिविटी का बहुत भारी इशू हुआ करता था कुछ वक्त पहले तक के। अब कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ सड़कें निर्माणाधीन हैं, लेकिन अब भी देहात के इलाके में आप जाएंगे तो आपको कई इलाकों में ऐसा लगेगा कि थोड़ा कनेक्टिविटी पर काम हो सकता है। दूसरा और जो ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिससे ज्यादा लोगों का जीवन सीधे तौर पर जुड़ता है, वो है यहाँ बसने वाले टी ट्राइब्स के का मेहनताना। अब ये टी ट्राइब्स कौन है? जो असम के चाय बागानों में जो आदिवासी समाज के मजदूर काम करते हैं, उनका मेहनताना। और इसको लेकर के फिलहाल अच्छी खासी खींचतान भी चल रही है। यही चाय बागान मजदूर यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर भी हैं, क्योंकि संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा है। आप ये कह लीजिए कि 30 से 35 और कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 35 से भी ज्यादा सीटों पर ये डिसाइडिंग फैक्टर है सीधे तौर पे। जिन सीटों पर ये सबसे बड़ी संख्या में नहीं है, वहां पर ये दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, तो ये इनका सिग्निफिकेंस है। और आप ये देखेंगे जहां टी ट्राइब्स पहले नंबर पे इनकी जनसंख्या नहीं है, वहां पर सभी पार्टियों ने उस समाज से कैंडिडेट उतार दिए हैं जो नंबर 1 पे है। उदाहरण के लिए आप अहोम कैंडिडेट ले लेंगे तो सभी पार्टीज ने अहोम कैंडिडेट उतार दिए। तो अगर आप कास्ट अरिथमेटिक के हिसाब से वोटिंग देखेंगे तो अहोम कैंडिडेट्स में बढ़ सकते हैं उनके समाज के वोट। और टी ट्राइब, फिर बात वहीं आ जाएगी कि टी ट्राइब का वोटिंग पैटर्न क्या होगा। अब ये अपना वोट किस बिना पे देंगे? हमने इनके मेहनताने की बात की थी। मेहनताना बढ़ाने की बात दोनों पार्टियां कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ है और कांग्रेस जो कि सत्ता में आने की आकांक्षा रखती है। एक और मुद्दे में बड़ी दिलचस्पी होती है कि यहाँ क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ काफी भारी प्रदर्शन हुए थे, सेंटिमेंट वाइज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस इलाके के लिए। लेकिन जो टी ट्राइब्स हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, उनके जीवन पर CAA या उनके लिए सेंटिमेंटल इशू CAA नहीं है। इसीलिए ऐसा सोचना भूल हो सकती है कि उनका सीधा नतीजा दिख जाएगा इस बार के नतीजों पे। लेकिन अंतिम कमेंट ये भी नहीं है, जब नतीजे आएंगे तभी सब कुछ साफ होगा। ये थे असम से हमारे साथी निखिल वाट।
हमारी जो होली होती थी वो हुड़दंगी होती थी। एक आदमी ढोल बजाता, बाकी के हाथ में छाल होता था और होली गाते थे, और वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे एक लाइन को लेकर के और उसको घंटों तक बिल्डअप करना, है ना। लहिगा 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 रे लहिगा 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 रे लहिगा लहिगा लहिगा। एक लाइन और कमाल होती थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। सुख शनिचर मंगलवार, सुख शनिचर मंगलवार। अब ये चल रहा है भांग की खेल में, आप यही गा रहे हैं। दिन थ्वारा थ्वारा बड़ा भवा, मौसम में गर्मी बढ़ई लाग, ख्यातन में मटरा नाच नाच, अरसी के गर्मा पड़ी लाग, पछियाओ बयरिया सुरसुराए। यानी कि पछुआ हवा जब सुरसुराने लगे, पछियाओ बयरिया सुरसुराए, समझो होली नहीं चाह रही। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 तार, नया हफ्ता नया पवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। और अब बात सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। तो इस मामले पर आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच थी, उसने एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो सेना में स्थायी कमीशन को लेकर तकरीबन 80 महिला अधिकारियों ने याचिका दायर की थी। उस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता को मनमानी और तर्कहीन कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का पहला फैसला 2010 में आया था। सेना ने उसे लागू करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया है। अब बुनियादी फैसले के 10 साल बीत जाने के बाद फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना सही नहीं कहा जा सकता। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने इस बात की आलोचना की है कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में उनके पुराने ACR और शारीरिक फिटनेस के शेप 1 क्राइटेरिया को आधार बनाया जा रहा है। 137 पन्ने के फैसले में कोर्ट ने यह कहा है कि हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारे समाज की संरचना बाय द मैन फॉर द मैन यानी पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है। इसमें समानता की बात झूठी है, हमें इसमें बदलाव करना होगा। महिलाओं को बराबर अवसर दिए बिना रास्ता नहीं निकल सकता। तो कोर्ट ने अपने आदेश में और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ये जाना हमने इंडिया टुडे में सीनियर स्पेशल करस्पॉन्डेंट और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कवर करने वाली रिपोर्टर पूनम शर्मा से। देखिए, कुल मिलाकर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है उसमें कहा है कि महिला अधिकारियों को फिटनेस के आधार पर जो स्थायी कमीशन नहीं दिया जा रहा है वो गलत है। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से ये नियम बनाए गए हैं फिटनेस के, वो पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं और पुरुषों के लिए ही बनाए गए हैं, जो सरासर गलत है। और जहां हम इक्वलिटी की बात करते हैं वहां पर इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। खास तौर से जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि 1 महीने के भीतर जो है वो उस तरह की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार करें जिनको सिर्फ ये फिजिकल फिटनेस के आधार पर रिजेक्ट किया गया था, और 2 महीने के भीतर उनको स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने आज ये जो आदेश दिया है ये इस वजह से दिया है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 2010 में ही आदेश हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला चलता गया और पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन 1 साल से ऊपर का वक्त होने के बाद भी जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं हो पाया, और फिजिकल फिटनेस के कुछ ऐसे मानदंड बना दिए गए जो बिल्कुल तर्कहीन थे, कोर्ट की तरफ से आज कहा गया है। और इसी वजह से उसी को आधार बनाकर महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन से वंचित रखा गया। तो आज कोर्ट का जो फैसला था वो बेहद सख्त था, और साथ ही कहीं न कहीं सेना में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत जैसा है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने पर आज कोर्ट ने न सिर्फ सख्त टिप्पणी की है बल्कि आदेश भी दिया है कि 2 महीने के भीतर आप उन महिलाओं को परमानेंट कमीशन दीजिए जिनको फिजिकल फिटनेस के आधार पर रिजेक्ट किया गया था। कोर्ट ने खास तौर से कहा है कि मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन न देना गलत है पूरी तरह से। अच्छा पूनम, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है समाज के ताने बाने को लेकर, समाज के ढांचे को लेकर जो सवाल उठाया है, तो इस टिप्पणी को आगे समाज के संदर्भ में कैसे देखा जाए?
देखिए, समाज पूरा जो है हमारा वो उसमें महिलाएं जो है वो उनकी भी भागीदारी 50% है। तो 50% जिनकी भागीदारी है, अगर उनको इक्वलिटी का राइट नहीं मिल रहा है तो पूरा समाज एक दूसरे की किस तरह से इज्जत कर सकता है और किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में सभी नागरिक बराबर हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को समान अधिकार देता है और किसी भी महिला और पुरुष के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करता है। तो फिर सेना में ये जो डिफरेंस हो रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से आज टिप्पणी की है और कहा है कि जिस तरह से सेना में महिलाओं को वंचित जानबूझकर रखा जा रहा है परमानेंट कमीशन देने से, वो सरासर गलत है और उसमें बदलाव की जरूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि सेना में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो निश्चित रूप से समाज में कहीं भी आप जाइए, किसी भी प्रोफेशन में जाइए या किसी भी तबके से आप मिलिए, वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव की स्थिति है। तो वही सेना में भी देखने को मिलता है। पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं आज का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ सेना में काम करने वाली महिलाओं के लिए ही जीत है, ये नहीं कह सकते, बल्कि तमाम उन महिलाओं की जीत है जो आगे भी संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं अपनी इक्वलिटी के लिए और कोशिश कर रही हैं कि उनको भी किसी भी प्रोफेशन में समान अधिकार दिए जाए। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर पूनम शर्मा। अब चलिए एक आंकड़ा बताता हूं आपको, अमेरिका से आया है। कान खोलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। अमेरिका में कुल बिलियनियर्स की संख्या है 657। कोरोना महामारी के दौरान इन लोगों की टोटल संपत्ति में करीब 45% का इजाफा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर आंकड़ा बताएं तो $1.3 ट्रिलियन है ना हैरानी की बात। लेकिन रुकिए, अभी और हैरान होना बाकी है। तो इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज और अमेरिकन्स फॉर टैक्स फेयरनेस नाम की एक संस्था है जिसने ये आंकड़ा जारी किया है। एक और आंकड़ा जारी किया है, वो ये कि इस दौरान 80 मिलियन लोगों की नौकरी भी चली गई, यानी 8 करोड़ लोग। पिछले साल के मार्च से लेकर इस साल के फरवरी तक का हिसाब है ये। अब ये दो नंबर्स जो एकदम धुर विरोधी हैं, एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। जब इकोनॉमी के बुरे हाल हों, बाजार ठप पड़े हों, कोरोना से इतनी मौत हो गई हों, लोग घरों से ना निकल सके हों, तब मुट्ठी भर लोग अमीर हो गए और करोड़ों बेरोजगार। तो जानने का मन तो ऑब्वियस होगा कि ये गलत है क्या। तो इसी को समझने के लिए मैंने बात की आलोक जोशी से। आलोक जोशी देश के बड़े बिजनेस चैनल के संपादक रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश में पत्रकारिता कर चुके हैं और आर्थिक मामलों पर लेख लिखते हैं। तो उन्हीं से पूछा कि भाई इस अजीबोगरीब विरोधाभास का कारण है क्या। देखिए, ये विरोधाभास जो है ये केवल अमेरिका में आपको नहीं देखना चाहिए, आपको भारत में भी देखना चाहिए। अगर आप भारत की हाल की कुछ लिस्ट देखें जिनमें अमीरों की सूची बनाई गई हैं तो वहाँ भी यही हाल दिखता है। अभी कुछ समय पहले हुरून रिच लिस्ट आई थी, अगर उस पर आप नज़र डालें तो उसके हिसाब से दुनिया में 607 नए बिलियनियर जुड़े हैं, यानी हर 2 दिन में 3 नए बिलियनियर दुनिया में जुड़ते रहे 2020 के साल में। जबकि भारत में इसी समय में 55 नए बिलियनियर या 55 नए अरबपति पैदा हुए हैं। और ये जब बिलियनियर हम कहते हैं, भारत के हिसाब से अरबपति वैसे बड़ा होता है, छोटा नहीं है, लेकिन बिलियनियर का अर्थ डॉलर बिलियनियर होता है, यानी जिनके पास 70 अरब रुपए, कम से कम 70 अरब से ऊपर की संपत्ति हो, उन्हीं को बिलियनियर माना जाता है। और वजह बहुत साफ है। देखिए, यहाँ अमीरों की लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उसकी वजह है कि एक पिछले साल भर में यहाँ भी अमेरिका में भी शेयर बाजार में बड़ा भारी उछाल आया है। और ये जो अमीरों की लिस्ट होती है इसमें उनकी हैसियत का अंदाज़ा शेयर बाजार में उनके शेयरों की कीमत से होता है। दुनिया में तमाम तरह के कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, इसके बावजूद लोगों के पास जो पैसा है, क्योंकि उन्हें और कोई जगह मिल नहीं रही है पैसा लगाने की, तो वो अपना पैसा, अमेरिका में नोट छप रहे हैं, पैसा बंट रहा है, यूरोप में नोट छप रहे हैं, पैसा बंट रहा है, लोग उनको या तो म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, पेंशन फंड्स में डाल रहे हैं, या सीधे शेयर बाजार में लगा रहे हैं। और इस वजह से शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, और शेयर के भाव बढ़ने की वजह से जो जितनी बड़ी कंपनी का मालिक है, जिसके पास जितनी बड़ी कंपनी का जितना बड़ा हिस्सा है, वो उतना ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। और हमारे देश के जो अब दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं, गौतम अडानी ग्रुप के, वो माना जा रहा है कि दुनिया में अब सबसे तेज रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल का जो आंकड़ा है उसमें दुनिया के सारे अरबपतियों को उन्होंने रफ्तार के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अभी संपत्ति के मामले में नहीं छोड़ पाए हैं,
लेकिन अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो फिर आप उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन वो संपत्ति के मामले में भी आगे निकल जाएंगे। अच्छा आलोक जी, 80 लाख अमेरिकन इस दौरान गरीबी की जद में आए हैं। कहा यह जा रहा है कि 1953 में अमीर लोग जितना टैक्स भरते थे उसके मुकाबले आज 1/6 ही भर रहे हैं, 1/6। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस चैलेंज से कैसे पार पाएंगे? जो बाइडन के सामने ये गंभीर समस्या है कि वो कैसे निपट पाएंगे इस चैलेंज से, क्योंकि जहां एक तरफ बहुत अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसके सामने जो मिडिल क्लास है वो कम हो रहा है। मिडिल क्लास की संख्या कम हुई है, भारत में भी कम हुई है और अमेरिका में भी कम हो रही है। और इस वजह से, और ख़ास तौर पे जो उसका निचला लेयर है मिडिल क्लास का, वो मिडिल क्लास से गरीबों की तरफ बढ़ रहे हैं। गरीब का अर्थ गरीबी रेखा के नीचे नहीं जा रहे होंगे, लेकिन टैक्स भरने की जो मात्रा है या जो रफ्तार है वो दोनों कम हो रही हैं। और उसकी वजह ये है, आपने अगर भारत के पिछले कुछ बजट देख लीजिए तो पहले कॉरपोरेट टैक्स में कमी हो गई, फिर तमाम तरह के लोग मांग कर रहे हैं कि साहब टैक्स में भी रियायत दीजिए, तो रियायत देने का सीधा तरीका निकल नहीं पाया है क्योंकि यहाँ मुश्किल हो गई है, सरकार के पास पैसा है नहीं। लेकिन अब अगर आप कहें कि जो बाइडन इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे या भारत की सरकार इस चैलेंज से कैसे निपटेगी, तो इसका रास्ता अभी हाल में ब्रिटेन ने दिखाया है। उन्होंने अपना कॉरपोरेट टैक्स बढ़ा दिया है और कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने का अर्थ है जो कंपनियों पर टैक्स लगता है उसको बढ़ा दिया गया है। और इसका पुराना नुस्खा दुनिया का ये है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हों, भारत में भी काफ़ी समय से लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई अभी आप 5 करोड़ से ऊपर के लोगों पर थोड़ा, यानी साल में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वालों पे थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, लेकिन आप अगर 100 करोड़ रुपए साल से ज़्यादा कमाने वालों पर ही कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें तो काफ़ी पैसा आ सकता है और उस रास्ते पर विचार किया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, और दुनिया में इस राय के पैरोकार बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि आखिरकार ये इंतज़ाम करना पड़ेगा कि ज़्यादा कमाने वाले लोगों से पैसा कैसे लिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे नौकरियां भी कम होती जा रही हैं और सरकारों को, बहुत सारे लोगों को न सिर्फ नौकरियां देनी पड़ेंगी, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, बल्कि शायद अब लोगों को एक बेसिक मिनिमम इनकम देनी पड़ेगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिसको कहा जाता है। और उसका वक्त आ गया है और अगर वो देना है उसके लिए पैसा लाने का इंतज़ाम करने का रास्ता एक ही है, वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है उनसे कुछ हिस्सा लिया जाए। ये थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी। अच्छा, 2010 की एक खबर मुझे याद आती है। चीन में 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। तस्वीरें आई थी अखबारों में, वीडियो फुटेज चले थे टीवियों पर। उस वक्त याद है बड़ा सुर्खियां बनी थी ये खबर। कई दिन लग गए थे इस जाम को खुलवाने में। खैर, सड़कों पर तो जाम लगना आम है। अगर गुड़गांव, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में अगर आप गए होंगे तो देखा होगा ये अमूमन बात है, कई किलोमीटर का जाम लग जाता है। एयर ट्रैफिक के बारे में भी सुना होगा आपने कि आसमान में फ्लाइट्स ज़्यादा उड़ रही हैं तो इस वजह से कुछ विमानों को रोकना पड़ा है। लेकिन कभी पानी में जाम लगा ऐसा सुना होगा? जाहिर तौर पर नहीं सुना होगा, क्योंकि जब पानी के रास्तों की बात होती है तो बड़े बड़े समंदर हमारे जहन में आते हैं। अब ऐसे में वहाँ कैसे जाम लग सकता है? खैर, समंदर में ना सही लेकिन नहर में तो लग सकता है। तो ऐसी ही एक नहर है इजिप्ट की, यानी मिस्र की। नाम है सुएज नहर। व्यापार की दृष्टि से ये कैनाल यानी नहर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत ही व्यस्त मार्ग है ये, और यहीं रास्ते में एक जहाज़ फंस गया है। पिछले 2 दिन से फंसा हुआ है। इसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। खबर सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है। तो कैसे और क्या है पूरा मामला, हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी से जानते हैं। देखिए अमन, स्वेज कैनाल में फंसे इस जहाज़ का नाम है एवर गिवन, जो चीन से सामान लादने के बाद स्वेज नहर के रास्ते से नीदरलैंड्स को जा रहा था। इसे 31 मार्च तक नीदरलैंड्स पहुंचना था, लेकिन स्वेज कैनाल में एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई अमन कि 23 मार्च को स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:40 पर एक हवा का तेज़ बवंडर आया और अचानक ही ये जहाज़ कंट्रोल से बाहर हो गया। हवा का झोंका इतना तेज़ था कि ये जहाज़ इस तरह से घूम गया कि इसने नहर को ही ब्लॉक कर दिया। इस जहाज़ की लंबाई 400 मीटर है और चौड़ाई 59 मीटर, यानी आप कह सकते हैं अमन कि ये एफिल टावर से भी ज़्यादा लंबा है।
GAC नाम की एक पोर्ट एजेंसी ने बताया है कि इस जहाज़ के पीछे आ रहे 15 जहाज़ों को तुरंत वहीं रुकना पड़ा और इसके अलावा दूसरे जहाज़ों को भी ट्रैफिक की वजह से रोकना पड़ा। बहरहाल इसे हटाने के लिए कोशिशें की जाने लगी और 7 टग बोट्स यानी जहाज़ को खींचने वाले जो ताकतवर जहाज़ होते हैं उन्हें बुलाया गया और अब हालांकि ट्रैफिक धीरे धीरे खुलना भी शुरू हो गया है, लेकिन इस ट्रैफिक से दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के बाधित होने की आशंका पैदा हो गई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल करीब 5% महंगा हो गया है। अच्छा जमशेद, सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके इतिहास के बारे में, क्या है इसकी कहानी और क्या पहले भी इसमें इस तरह के कोई जाम लगे हैं? कहानी ये अमन की स्वेज कैनाल इजिप्ट में है और ये 1859 में बनना शुरू हुई थी। तकरीबन 10 साल बाद यानी 1869 में ये इस्तेमाल में आने लगी थी और साल 1956 तक इस पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। फिर ब्रिटेन ने इसे इजिप्ट को सौंप दिया। ये कनाल एक ऐसा रास्ता है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। आप इसे यूं समझिए कि अगर ये ना होती तो अटलांटिक महासागर में जाने वाले जहाज़ों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता, जिसकी वजह से सफ़र 2 हफ्ते तो बढ़ता ही और साथ ही साथ कॉस्ट भी ज़ाहिर बढ़ जाती। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन ने जब इस कैनाल को इजिप्ट को सौंपा तब वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने इस कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जाहिर है इससे गुजरने वाले जहाज़ों से जो टोल टैक्स मिलता है उससे इजिप्ट की सरकार की बड़ी मोटी कमाई होती है। साल 2020 में इस टोल टैक्स से $5 अरब से ज़्यादा की कमाई की गई और इस नहर के रास्ते से रोज़ाना तकरीबन 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से यूरोप और अमेरिका में जाता है। वैसे अमन, इस नहर पर पहले भी कई बार ऐसे जाम लग चुके हैं। 2017 में यहाँ कुछ घंटों के लिए ऐसा ही ट्रैफिक जाम लग गया था, लेकिन उसको आसानी से टग बोट्स की मदद से ख़त्म कर दिया गया था। और उससे पहले 2004 में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाम लग गया था। उस वक्त रूस के एक तेल टैंकर जिसका नाम था ट्रॉपिक ब्रिलियंस, उसकी वजह से ये नहर 3 दिनों तक बाधित रही थी। ये थे हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी। और अब बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त है। दिन भर में आज इतना ही। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है, ख़राब भी लगा है तो कोई बात नहीं, radio@aajtak.com पर ईमेल कीजिए। आपके सुझावों पर हम गौर करेंगे, खुद को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपके ईमेल्स को हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं, इसलिए लिखते रहिए। और सोशल मीडिया पर भी चाहें तो अपना कीमती फीडबैक आप हम तक भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हम हैं, तो वहाँ पर आप चाहें तो हमें कमेंट में या फिर टैग करके किसी भी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता और इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।